किले का खंडर। इस वक्त जंगल में स्थित नदी के किनारे खंडर हो चुके महल के अंदर अमर ने एक तंत्र घेरा बनाया है और वो उसमें विजय को बैठने के लिए बोलता है, पर विजय उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि जब तक उसे वो पूरी हकीकत नहीं बताएगा यहां आने की, वो इस घेरे के अंदर नहीं बैठेगा। और अब अमर को मजबूर होकर उसे सारी कहानी बतानी ही पड़ रही है। बाबा चित्रदेवा इस वक्त गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमर मन ही मन में उनके ऊपर बहुत ज्यादा अविश्वास कर रहा है। अमर, गुस्सा त्याग दीजिए बाबा जी, मैं तो बस ऐसे ही एक सवाल पूछना चाहता था, पर आप तो नाराज हो गए। चलिए नहीं पूछता हूं। बाबा चित्रदेवा, नहीं तुम पूछ लो, वरना तुम्हारे मन में उधेड़बुन बनी रहेगी और तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, मेरे प्रति शक का भाव पैदा होता रहेगा। अमर, ठीक है बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जब आपको इस खजाने के बारे में पता है तो आप इस खजाने के बारे में सरकार को बताकर खुद अमीर क्यों नहीं बन जाते और राजाओं जैसी जिंदगी जीते? क्यों इस तरह दर दर भटक रहे हो? और दूसरी बात, मुझ पर बेवजह मेहरबानी करने की क्या आवश्यकता है? बाबा चित्रदेवा उसकी बात सुनकर जोर से हंसते हैं और फिर शांत होते हुए, देखो बच्चा, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं क्या तुम उस वृक्ष से कहोगे क्या तुम अपने फल स्वयं क्यों नहीं खा लेते? उस वृक्ष पर जिसका अधिकार होता है वो उसे किसी को भी दे सकता है। उसे जो भी अच्छा लगेगा उसे वो तोड़कर उसे समर्पित कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी पवित्र आत्मा है और तुम्हारे अच्छे विचार देखकर और तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देखकर हमें ज्ञात हो गया है कि इस खजाने को तुम ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो हर काम कर सकती है। फिर तुम चाहे इस दौलत का कुछ भी करो, ये तुम्हारे हाथ में है, परंतु मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता सकता हूं उस दौलत तक जाने का। अमर बाबा की बात सुनकर काफी प्रभावित हो गया था। वो उनके चरण पकड़ लेता है, बाबा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया और अभी तक सिर्फ आपकी बातों को मजाक में लिया, पर अब मुझे लगता है आप मुझे वाकई में खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताने वाले हैं। बाबा चित्रदेवा उसकी बात सुनकर बेहद खुश होता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। ठीक है बच्चा, आराम से बैठा, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या करना है। बाबा चित्रदेवा अपना हाथ घुमाते हैं और उनके हाथ में एक चाकू प्रकट हो जाता है। ये लो बच्चा, इसे अपने बैग में रख लो, ये चाकू तुम्हारी रास्ते में सुरक्षा करेगा। और फिर से अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और उनके हाथ में एक लाल रंग का पर्चा प्रकट हो जाता है जिसमें सफेद अक्षरों में एक मंत्र लिखा हुआ था और उसे भी अमर को पकड़ा देते हैं। अमर, बाबा इसमें तो कुछ लिखा है पर मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों? और उस लाल पर्चे को उलट पुलट कर देखने लगता है। बाबा चित्रदेवा, इसे तुम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि तुम उस जगह तक नहीं पहुंच जाते जहां इसे तुम्हें पढ़ना है। ये अक्षर तुम्हें दिखाई देते रहेंगे पर तुम इन्हें पढ़ नहीं पाओगे। अमर, ये तो बहुत विचित्र माया है। अब तो मुझे आप पर और ज्यादा विश्वास होने लगा है और लगने लगा है कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। अमर के मन में अब लालच पैदा होने लगा था और वो उस बाबा के शब्दों में उलझने लगा था। बाबा चित्रदेवा, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें यहां से 20 किलोमीटर दूर जो पहाड़ के पास सबसे बड़ा जंगल है, तुम्हें उसमें जाना होगा, वो भी रात के 12 बजे, मेरी बताई तारीख को। उसके बाद तुम्हें जंगल के बीच में बहने वाली नदी के पास एक खंडर दिखाई देगा और फिर तुम्हें वहां एक तांत्रिक घेरा बनाना होगा। उसका मैं तुम्हें चित्र बनाकर दे दूंगा। और फिर अपने हाथ को घुमाते हैं और उनके हाथ में एक सफेद कागज पर एक चित्र आ जाता है। जब तुम खंडर के अंदर यह तांत्रिक जाल बनाओगे और जब इसके अंदर अपने दोस्त को और खुद को इन 2 खानों में स्थापित कर लोगे, तब इस लाल पर्चे पर लिखे ये सफेद अक्षर तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें यह मंत्र 100 बार पढ़ना है और फिर जब तुम ये सब विधि पूरी कर लोगे, तब सूर्य की पहली किरण जब उस खंडर के ऊपर पड़ेगी तो वो तुम्हें एक दरवाजे को दिखाएगी। बस तुम्हें उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाना है जो तुम्हें सीधा खजाने तक ले जाएगा। पर अगर तुम इस मंत्र का 100 बार उच्चारण नहीं करोगे उस घेरे में बैठकर, तो तुम्हें सुबह वो सूर्य की किरण नजर नहीं आएगी। अमर, अच्छा बाबा जी,
इतनी रात को तो जंगल में जाने में बहुत खतरा होगा, जान भी जा सकती है। क्या इस चाकू से हमारी सुरक्षा हो जाएगी? बाबा चित्रदेवा: हाँ, और साथ में मैं तुम्हें ये अभिमंत्रित राख भी देता हूं। तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम इसका घेरा बना देना। कोई भी उस रेखा को पार करके तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। अमर: तो ये थी वो सारी बात जो मुझे पता थी। अब तो तुम जल्दी से इस तंत्र के अंदर बैठ जाओ ताकि हम दोनों मिलकर इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। सूर्योदय होने में भी ज्यादा वक्त नहीं है। बिना कुछ सोचता है और ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, पर एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें बाबा चित्रदेवा पर पूरा भरोसा है? कहीं वो हमें किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल रहा जहां से निकलना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल हो जाए? अमर: अब जो होगा देखा जाएगा यार। एक बार खुद को मुसीबत में डालकर देख लेते हैं क्या होता है, वरना जीना मरना तो लगा ही रहता है। या तो आज मर जाएंगे या 50 साल बाद। कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हम इतने आगे आकर पीछे लौट गए थे। विजय: बाहर सुन रहे हो तुम? हवा कितनी तेज चलने लगी है। ऐसा लग रहा है इस महल की सारी दीवारों को आज ये हवा गिरा देगी। मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। पर अब यहां तक आ ही पहुंचे हैं तो इस काम को भी पूरा कर ही लेते हैं। और तेजी से उस यंत्र के अंदर बैठ जाता है। अमर भी अब जल्दी से उसमें बैठ गया था और वो उस लाल पेपर को जिसमें मंत्र लिखा हुआ था बीच में रखकर दोनों मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। और इस बार वो मंत्र की जबान पर चढ़ने लगा था। वो दोनों उसे पढ़ पा रहे थे। बाहर जाने कौन सी ताकतें बेहद तेज रफ्तार से वहां घूम रही थी। हवा के थपेड़े अब खंडर के उस कक्ष में भी आने लगे थे। रह रहकर बीच बीच में वही दर्द भरी चीख इन दोनों को सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ बेहद विशाल और ऊंचे वृक्ष पर बनी एक झोपड़ी नुमा मचान में से इस वक्त सुरा की नजर दूर किले पर बने उस खंडर नुमा महल पर ही थी। सुरा: गुरुदेव, खंडर में कुछ हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां तांत्रिक क्रिया कर रहा है। कौन होगा इस वक्त वहां ये क्रिया करने वाला, और वो वहां तक कैसे पहुंच गया इस चुड़ैल से बचकर? तांत्रिक नूरा की नजर भी उस मचान से दूर खंडर पर पड़ती है और वो एकदम से हैरान रह जाता है। वहां तो हर निशाचर शक्ति मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुड़ैल कहां गई? क्या वो खुद भी वहां इस वक्त घूम रही है? मुझे लगता है वहां कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। और सोचते हुए, कुछ तो है वहां। सुरा: तो गुरुदेव, हमें कुछ करना चाहिए। कहीं वे दोनों लड़के ही तो वहां कोई तांत्रिक विद्या नहीं कर रहे? तांत्रिक नूरा: ये कैसे हो सकता है? उस चुड़ैल की नजर में आए बिना वो दोनों वहां तक कैसे पहुंच गए? और फिर उस खंडर के अंदर उन्होंने उस चुड़ैल को आने से रोक कैसे दिया? यह भी तो सोचने वाली बात है। वहां जो भी तांत्रिक है वो तंत्र बहुत शक्तिशाली है। उसने आसपास के सारे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है अपनी ऊर्जा से। सुरा: तो क्या गुरुदेव, यह तंत्र आपके तंत्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। आप भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस तंत्र को नष्ट कर दीजिए। तांत्रिक नूरा: नहीं, जब तक हमें यह पता ना लगे यह तंत्र कौन कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है वो, ये जाने बिना हम उसका तंत्र भंग नहीं कर सकते। ऐसा करना अपनी तंत्र शक्ति का गलत इस्तेमाल माना जाता है और तंत्र शक्ति की देवी नाराज हो जाती है। वो हम पर कुपित भी हो सकती है। इसलिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह सब क्या चल रहा है। सुरा: पर यह सब जानने के लिए तो हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। तभी वहां तांत्रिक क्रिया कर रहे व्यक्ति से हम यह सब कुछ जान सकते हैं। और अभी अगर हम वहां गए तो हमारी लड़ाई निशाचर शक्तियों से हो जाएगी और वो चुड़ैल भी हम पर हमला कर सकती है। ये पूरा क्षेत्र उसी की सीमा के अंदर आ जाता है। नूरा: मैं जानता हूं। और फिर वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ऊर्जा को जागृत करना शुरू कर दिया हो। सुरा की नजर मचान पर बनी झोपड़ी की खिड़की से खंडर की तरफ ही बनी रहती है और अब उसे वहां मध्यम प्रकाश भी नजर आने लगा था जो पूरे खंडर को अलग ही रूप दे रहा था। सुरा: गुरुदेव भी तपस्या में लीन हो गए, वरना यह नजारा वो भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन काली शक्तियों को थोड़ी और ऊर्जा देकर वहां चल रहे तंत्र को नष्ट करवाने की कोशिश करूं? एक कोशिश तो मैं कर ही सकता हूं। गुरुदेव भी तपस्या में है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गुरुदेव से माफी मांग लूंगा।
और फिर सुरा चुपके से सीढ़ियां नीचे लटकाता है और वृक्ष से नीचे उतर आता है। वृक्ष के नीचे विशाल दीवा अभी भी जल रहा था और फिर सुरा काली मां की पेड़ पर बनी तस्वीर के सामने बैठ जाता है और बेहद तेजी से मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है। इसी के साथ वहां रखे विशाल दीवे में से एक ज्योति निकलती है और सूरा की हथेली पर आ जाती है। सुरा, वाह, अब आएगा मजा, और उस ज्योति को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है और तेजी से मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी मुट्ठी को खोलता है। अब उसकी मुट्ठी में ढेर सारी राख नजर आ रही थी और फिर वो उस राख को हवा में फूंक मारकर उड़ा देता है। राख हवा में उड़ती हुई इस खंडर महल की तरफ निकल जाती है। सूरा, चलो अब ऊपर मचान से खंडर का नजारा देखेंगे। और वो तेजी से ऊपर चढ़ जाता है और फिर सीढ़ियों को भी ऊपर खींच लेता है। राख जंगल के वृक्षों को बेहद तेज गति से हिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बवंडर उस तरफ को उड़ा चला जा रहा हो। जिस भी वृक्ष को वो छू रही थी वो बहुत बुरी तरह से हिल रहा था और ऊपर मचान से यह दृश्य देखकर सूरा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ जंगल के बाहर बनी चौकी में दरोगा सौरभ की आंख खुल गई थी जंगल से आती हुई तेज आवाजों को सुनकर, और वो उठकर फौरन चौकी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। सिपाही, क्या हुआ दरोगा साहब, इतने भयभीत नजर क्यों आ रहे हैं? दरोगा सौरभ, क्यों तुम्हें जंगल से आती आवाज सुनाई नहीं दे रही? सिपाही, ये तो इस जंगल का काम ही है। लगता है आज जंगल की चुड़ैल कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है, इसलिए इतनी ज्यादा उसके चीखने की आवाज आ रही है। पर आप फिक्र मत कीजिए, आराम से सो जाइए, वो बाहर नहीं आने वाली है। दरोगा, और हवलदार गायब सिंह, वो कहां है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सिपाही, वे गए हैं यहीं पास के गांव में राउंड लगाने, अभी आ जाएंगे। दरोगा सौरभ, ठीक है, और फिर से जंगल से आती आवाजों को सुनने लगता है। सिपाही, दरोगा साहब, मुझे तो लग रहा है जैसे कोई इंसान आज जंगल में इस चुड़ैल के हत्या पड़ गया है और अब वो इसके साथ मौज उड़ा रही होगी। कल सुबह हमें पक्का लाश मिलने वाली है। दरोगा सौरभ, ये क्या कह रहे हो? ऐसा है तो हमें जंगल में जाना चाहिए। सिपाही, नहीं जा सकते सर, अब तक तो अगर कोई इंसान उस चुड़ैल के हाथ लगा होगा तो उसके पेट में जा चुका होगा, उसका सारा खून पी चुकी होगी वो, और अब पूरी खुशी से पूरे जंगल में दौड़ती फिर रही होगी। दरोगा सौरभ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने उसे देखा है। क्या तुमने कभी देखा है उसे दौड़ लगाते? सिपाही दरोगा की बात सुनकर सकपका जाता है। दरोगा सौरभ मुस्कुराते हुए, क्या हुआ सिपाही जी, कभी देखा है तुमने जंगल में उस चुड़ैल को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? जब तुमने कुछ देखा ही नहीं है तो फिर क्यों सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके दूसरों को भी डरा रहे हो? सिपाही, पर दरोगा जी, इतने लोगों की बातें झूठी तो हो नहीं सकती ना। जिन्होंने उसे देखा है वो जानते हैं वो कितनी खौफनाक है, और आप हमारे उस सिपाही से भी मिल सकते हैं जो उस रात इस जंगल से बचकर बाहर आ पाया था। बेचारे ने ये नौकरी छोड़ दी है और अब अपना ही काम धंधा करना शुरू कर दिया। 3 साल तक वो बीमारी पड़ा रहा। दरोगा सौरभ, अच्छा, कहां रहता है वो सिपाही और नाम क्या है उसका? बताओ, जरा कल दिन में उसी से मिलकर आता हूं। सिपाही, जी उसका नाम प्रकाश है, और फिर सिपाही उसे उसके घर का एड्रेस भी बता देता है। दरोगा सौरभ, आए नहीं अभी तक हवलदार साहब? लगता है कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए हैं राउंड पर, जरा उन्हें फोन तो लगाओ, पता तो लगे कहां पर हैं। सिपाही, जी, और फिर हवलदार गायब सिंह को फोन लगाते हैं। कुछ ही सेकंड में हवलदार साहब फोन उठा लेते हैं। हवलदार गायब सिंह, हाँ बोलो, कैसे फोन कर दिया? सिपाही, दरोगा साहब पूछ रहे थे कि कहां रह गए, बस इसीलिए ही फोन किया है। हवलदार गायब सिंह, अरे यार, हम कोई खटिया नहीं तोड़ रहे, आते हैं अभी बस 10 मिनट में। सिपाही, अरे तो हम पर क्यों नाराज हो रहे हो? दरोगा साहब पूछ रहे थे, हमने तो इसलिए फोन किया। मेरी तरफ से तो आप सुबह भी आओ तो भी काम चल जाएगा। हवलदार गायब सिंह, अच्छा अच्छा ठीक है, बोल दो अभी आ रहे हैं, और फिर फोन रख देता है। हवलदार गायब सिंह एक गांव वाले की झोपड़ी के अंदर आराम से सोया हुआ था और अब वो फटाफट उठकर तैयार हो रहा था चौकी में पहुंचने के लिए। ये नया दरोगा भी बेवजह परेशान हो रहा है, आराम से सो जाता तो कितना अच्छा था, बेवजह उठकर सबको परेशान कर रहा है। हवलदार साहब सिंह, दरवाजा बंद कर ले राम खिलावन,
मैं चलता हूं। और साइकिल उठाकर निकल पड़ता है। फिर बड़े आराम से साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव की गलियों से होता हुआ जंगल की तरफ लगने वाली अपनी चौकी की तरफ बढ़ चलता है। हवलदार गायब सिंह के कानों में भी जंगल से आती भयानक आवाजें पड़ने लगी थी और वो भी थोड़ा हैरान हो गया था। लगता है आज कोई शिकार हत्थे चढ़ गया इस चुड़ैल के, तभी इतना ज्यादा क्रोध में ऐसे चिल्ला रही है। कल फिर से शायद जंगल के बाहर लाश मिलने वाली है। और अभी हवलदार चौकी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे एक साया जंगल का तार पार करके जंगल में प्रवेश करता नजर आता है। हवलदार गायब सिंह एकदम से अपनी साइकिल रोक लेता है और बड़े ध्यान से जंगल की तरफ देखने लगता है। फिर एकदम से जोर से चिल्लाते हुए, कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? पता नहीं है क्या? इस वक्त जंगल में जाना कानूनन अपराध है। वापस आओ लौटकर। हवलदार गायब सिंह की आवाज सुनकर भी वो शख्स नहीं रुकता और जंगल में अंदर की तरफ भाग जाता है। हवलदार गायब सिंह, ये क्या चक्कर है? कौन था ये आदमी? मैं तो अपनी टॉर्च भी नहीं लाया, वरना रोशनी डालकर थोड़ा पता तो लग जाता कि कौन है। इसे क्या मालूम नहीं इस जंगल में आगे चुड़ैल का बसेरा है। अगर ये चुड़ैल की सीमा में पहुंच गया तो आज तो चुड़ैल की दावत ही हो जाएगी। और फिर कुछ सोचते हुए, क्या मैं इसे बचाने और वापस पकड़कर लाने के लिए जंगल में जाऊं या फिर रहने दूं? ऐसा भी हो सकता है ये कोई चोर वगैरह हो और इस वक्त जंगल में चुड़ैल की सीमा से थोड़ा बाहर अपने आप को छुपाना चाहता हो। पर इतनी रात को जंगल में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। और फिर पड़ा रहने दो, अभी इसके चक्कर में इतनी ठंड में कौन दिमाग खराब करता है। और फिर से साइकिल की घंटी बजाते हुए चौकी की तरफ पड़ जाता है। सिपाही को दूर से ही घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। सिपाही, लीजिए दरोगा साहब, आ गए हमारे हवलदार साहब। बहुत हिम्मत वाले हैं, अकेले ही साइकिल लेकर निकल जाते हैं पहरेदारी करने, वरना रात में तो एक साथ 2 पुलिस वालों को जाना अलाउड है। एक को जाने की परमिशन नहीं दी गई है राउंड पर। दरोगा, हाँ मैं जानता हूं, तभी तो हवलदार के बारे में पूछ रहा था कि अकेले कहां भटकने निकल गए। और फिर हवलदार गायब सिंह चौकी में आ पहुंचते। दरोगा सौरभ, आ गए हवलदार साहब? इतनी ठंड में कहां चले गए थे राउंड लगाने? क्यों, निकलना जरूरी है इतनी रात में? हवलदार गायब सिंह, अरे दरोगा साहब, कई बार गांव के लोग रात में पेड़ काटने पहुंच जाते हैं जंगल के किनारे, बस इसीलिए गांव के किनारे किनारे चक्कर काट रहा था। दरोगा सौरभ, तो कोई मिला तो नहीं पेड़ काटते जंगल के पास? और जिज्ञासा से उसकी तरफ देखते हैं। हवलदार का ध्यान एकदम से उसी व्यक्ति पर जाता है जो अभी उसे थोड़ी देर पहले जंगल की तार पार करके अंदर जाता दिखाई दिया था। दरोगा सौरभ, किस सोच में पड़ गए हवलदार साहब? क्या कोई चोर मिला है या नहीं? हवलदार, अरे नहीं, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलता है। दरोगा, निकलता है हवलदार साहब, आपकी ये जंगल वाली चुड़ैल निकलती है। सुन रहे हैं आवाज? कितनी दूर से तीखी आवाज आ रही है, दिल को चुभ रही है ये आवाज। मन तो कर रहा है एक बार जाकर देख आऊं और पूछ कर आऊं कि क्यों चिल्ला रही हो इतना।